नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग बात करते हैं हिंदी का एक टॉपिक है संबंध बोधक। बहुत कम लोगों को ये पता होगा संबंध बोधक क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, क्या इसका भेद होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। ये आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी टेट, टेट, सुपर टेट, लेखपाल इत्यादि वनडे जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ख़ासतौर से जो आप जितने भी ये आपके एग्जामिनेशन होते हैं अध्यापक वाले, टीचर बनने वाले, टीचर लाइन में जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं इसमें हिंदी का टॉपिक उस जहाँ भी रहता है उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि संबंध बोधक से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होता है, नहीं मिलता है। इसके बहुत ही कम नोट्स मिलते हैं, बहुत ही कम वीडियो मिलते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए जिससे कि आपकी तैयारी हो जाए और एग्जामिनेशन में आप गलती ना होने पाए। आइए बात करते हैं संबंध बोधक होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है, सिंपल सी लैंग्वेज में आप जान लीजिए कि जिन शब्दों की वजह से संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किन्हीं और शब्दों से जुड़ता हो वहाँ पर संबंध बोधक होता है। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, नाम बता रहा है कि संबंध बोधक, मतलब जहाँ पे संबंध का बोध होता है उसे संबंध बोधक कहते हैं। सिंपल सी बात है। अर्थात जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के साथ आते हैं और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। जहाँ पर साथ, पर, तक के बिना, के पास, के पहले, के साथ, के मारे, के नीचे, के आगे, के सिवा, लिए, के साथ, चारों ओर, पहले, पश्चात, सिवाय, अलावा के बाद आते हैं वहाँ पर संबंध बोधक होता है। अब एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कमरे के बाहर सामान रखा है, मेरे पास आ जाओ, लाल किले पर तिरंगा लहराया गया या लहरा रहा है, नेक्स्ट छत पर राम खड़ा है। ये सब क्या हो गए? संबंध बोधक हो गए। आइए अगला बात करते हैं संबंध बोधक के भेद। संबंध बोधक कितने भेद होते हैं? तो इसके टोटल 12 भेद होते हैं। कौन कौन से? कालवाचक संबंध बोधक, स्थानवाचक संबंध बोधक, दिशा बोधक, साधनवाचक, विरोध सूचक संबंध बोधक, समता सूचक, हेतुवाचक, सहचर सूचक, विषयवाचक, संग्रहवाचक, कारणवाचक और सीमावाचक संबंध बोधक। ये सब हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसको बढ़िया से पढ़ सके, देख सके, नोट्स बना लीजिए, फ्यूचर में आपके बहुत ही काम आएंगे। आगे देखते हैं कालवाचक संबंध बोधक क्या होता है, सबके बारे में बारी बारी से हम लोग जानकारी ले लेते हैं। जिन अव्यय से समय का पता चलता है, काल जैसा नाम बता रहे कालवाचक, मतलब जो काल को बताता है वो कालवाचक संबंध बोधक हो गया। जैसे राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, तो राम के बाद क्या बता रहा है कि राम के बाद का मतलब ये समय बता रहा है, कोई अवतार नहीं हुआ। अब स्थानवाचक, जैसे इसमें स्थान का बोध कराता हो, जैसे मेरे घर के सामने बगीचा है, बोलेगे ठीक है भाई मेरे घर के सामने बगीचा है, तो ये स्थानवाचक बताता है ये चीज़ जो स्थान का बोध कराता हो। अगला है दिशावाचक, जो दिशा का बोध कराए। परिवार की तरफ देखो कि कितने भले हैं, मतलब लोग कहते हैं कि हमारे परिवार में सब लोग भले हैं, परिवार की तरफ देखो सब लोग भले हैं, हमारे परिवार में देखो सब लोग भले हैं, तो ये क्या हो गया? दिशावाचक। अगला है साधनवाचक, जो अव्यय किसी साधन का बोध कराते हैं। जैसे वो मेरे मित्र के सहारे पास हो गया, जैसे वो मैंने कहा कि आप मेरे वीडियो के सहारे पास हो गए, आपने मेरे वीडियो को देखा और वहाँ पे आपको 10 में से 8 क्वेश्चन मिल गए, 6 क्वेश्चन मिल गए, तो आपने कहा कि भाई आपका वीडियो हमने देखा तो 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन मेरे सही हो गए, इस वजह से मैं पास हो गया, तो ये क्या हो गया? साधनवाचक संबंध बोधक। अगला है विरोध सूचक संबंध बोधक। भाई वही बात है जहाँ विरोध का बोध होता है, विरोध सूचक होता है। आतंकवादी कानून के विरुद्ध लड़ते हैं, सिंपल सी बात है भाई, आतंकवाद यही कहता है कि भाई ये गलत काम करो, और कानून कहता है कि हम गलत काम नहीं करने देंगे, तो ये विरोध हो गया कि नहीं हुआ। अगला समता सूचक। समता सूचक क्या होता है? जिसमें समता सूचक का बोध होता है। जैसे मानसी के समान मीरा भी सुंदर है, ये कहते हैं मानसिक समान मीरा भी सुंदर है, तो इसमें समान या जैसा, उनके जैसा, जैसे बोलते हैं राम श्याम की तरह दिखता है, तो जैसा आ जाए उसमें क्या लगता है?
ये समता सूचक संबंध बोधक है। अगला बात करते हैं हेतुवाचक संबंध। जहाँ पर रहित अथवा सिवा अतिरिक्त आते हैं वहाँ पर हेतुवाचक होता है। जहाँ पर रहित आ जाए, जैसे कहते हैं मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग, वो क्या है? हेतुवाचक संबंध बोधक। अब है सहचर सूचक संबंध बोधक। ये क्या है? जहाँ पर समेत संग साथ आते हैं वहाँ पर होता है। जैसे वो मेरे साथ मेरे भाई भी आए हैं, तो ये क्या हो गया? सहचर सूचक। जैसे आप कहते हैं कि सब परिवार आपको आना है, मतलब परिवार समेत आना है आप लोगों को, मतलब सहचर सूचक संबंध बोधक हो गया। अगला है विषयवाचक संबंध बोधक। जहाँ पर विषय वावत लेख आदि आते हैं वहाँ पर विषयवाचक संबंध होता है। संग्रहवाचक, जहाँ पर समेत भर तक आते हैं वहाँ पर संग्रहवाचक संबोधक होता है। कारणवाचक संबोधक, जो अव्यय किसी कारण का बोध कराते हैं, जैसे हेतु। हम कहते हैं कि जैसे आपने देखा वो ट्रैक्टर के टाली पे लिखा होता है केवल कृषि कार्य हेतु, उसमें लिखा आता है केवल कृषि कार्य हेतु, मतलब उससे केवल कृषि ही किया जाएगा। लेकिन वो अलग बात है कि गांव की शादियों में लोग ट्रैक्टर लेके चले जाते हैं, उसी पे दुल्हन का सामान लेके आते हैं, बेड लेके आते हैं, बक्सा लेके आते हैं, पलंग लेकर के आते हैं, तो कृषि कार्य तो हुआ नहीं। लेकिन क्या करें भाई, बेचारा शादी होने के बाद वो जो बंदा होता है वो कृषि के लायक ही हो जाता है। शादी होने के बाद आता है तो कृषि भाई खेत में जो काम है वो ना करे, घर में अपना जो भी घर का काम गृहस्थी वाला काम कराने लगता है, इसीलिए कृषि कार्य हेतु उस पर लिखा रहता है। आइए अगले बात करते हैं कि सीमावाचक संबंध बोधक। सीमावाचक क्या होता है? जो अव्ययी शब्द सीमा का बोध, जैसे समुद्र पर्यंत या पृथ्वी तुम्हारी है, ये सीमा का बोध कराता है। जैसे हमने कहा कि कश्मीर भारत का सीमा पर है, तो ये क्या बोध कराए? ये है सीमावाचक संबंध बोधक। आइए प्रयोग की दृष्टि से देखते हैं संबंध बोधक के भेद कितने होते हैं। तो इसके तीन भेद होते हैं। पहला है सविभक्ति संबोधक संबंध बोधक, दूसरा है निर्विभक्ति, तीसरा है उभय विभक्ति। अब इनको बार बार जान लेते हैं कि सविभक्ति संबंध बोधक क्या होता है? जो शब्द विभक्ति के साथ संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं उन्हें सविभक्ति संबंध कहते हैं। जैसे पीछे, राम के पीछे, समीप, स्कूल के समीप। जैसे आप एड्रेस देते हैं तो नियर लिखते हैं, नियर मतलब समीप लिखते हैं। कि जैसे आपको है तो आप लिख देते हैं कि कोई भी स्कूल है, मान लीजिए है कि ग्लोबल कॉन्वेंट स्कूल, तो आप लिख देते हैं कि ग्लोबल कॉन्वेंट स्कूल के पीछे, बिहाइंड ऑफ ग्लोबल कॉन्वेंट स्कूल। या आप लिखते हैं बिहाइंड, अगर सामने है तो इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड पब्लिक स्कूल। तो यह लिखते हैं कि उसके बगल में है, नज़दीक में है, तो आप लिखते हैं नियर ग्लोबल पब्लिक स्कूल। तो ये क्या हो गया? ये सब है सविभक्ति संबंध बोधक। अगला बात करते हैं निर्विभक्ति संबंध बोधक। जो शब्द विभक्ति के बिना संज्ञा के बाद आते हैं उसे निर्विभक्ति संबंध बोधक कहते हैं। जैसे भर, वह रात भर घूमता रहा। लोग कहते हैं कि आजकल तुम रात भर मोबाइल चला रहे हो, ख़ासतौर से आज का ज़माना ही चल रहा है मोबाइल वाला। लोग कहते हैं, मम्मी कहती हैं आज मैं देखा तुम रात भर मोबाइल चला रहे थे। रात में मतलब रात भर मोबाइल चला रहे थे। ये क्या हो गया? ये हो गया निर्विभक्ति संबंध बोधक। सहित, वह परिवार सहित विवाह में आया। आइए अगला बात करते हैं उभय विभक्ति संबंध बोधक। जिन शब्दों का प्रयोग दोनों प्रकार से किया जाता है वह व्यक्ति होते हैं। जैसे द्वारा, पत्र के द्वारा मतलब पत्र द्वारा, रहित मतलब गुण रहित, गुण के रहित, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग, जैसे हमने बताया मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग होता है, मतलब वहाँ पे गेट खोलने बंद करने वाला कोई नहीं रहता है। तो वहाँ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि देख के जाइए, ध्यान से जाइए। ऐसा होता है अक्सर कि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई गेट बंद करने वाला नहीं रहता, वहाँ गेट बंद ही नहीं होता, असल में गेट होता ही नहीं है वहाँ पे। तो जब ऐसा भी होता है कि ट्रेन आ रही है और आप जा रहे हैं इधर से और आपने देखा नहीं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है। ख़ास तौर से बड़ी बड़ी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि एक पर्सन रहेंगे तो भाग भी जाते हैं, लेकिन अगर गाड़ी जा रही है, कभी गाड़ी फंस जाती है, कभी दिखता नहीं है। ख़ास तौर से रात के अंधेरे में या कोहरे में ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है कि गाड़ी लड़ जाती है। ट्रेन से जब भी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पे गाड़ियाँ क्रॉस कर रही होती हैं और उधर से ट्रेन आ जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत
लोग इसमें उनकी डेथ हो जाती है। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जब भी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पे जाइए तो पहले ये आप देख कर के निश्चिंत हो जाइए कि हाँ भाई ट्रेन नहीं आ रही है, अब हमको जाना चाहिए। क्योंकि क्या मतलब है आपका एक्सीडेंट हो जाए, गलत हो जाए, कोई किसी की डेथ हो जाए तो कोई मतलब नहीं है इसका बनता। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जब भी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग की तरफ से जाएं तो आप भी खुद देखें और लोगों को भी बताएं और लोगों को भी जागरूक करें। हमारे देश में जागरूकता की बहुत कमी है। लोग अपने से मतलब रखते हैं, अरे हमारा काम बनता है, क्या दूसरे से मतलब है। ऐसा नहीं, आपको दूसरे लोगों को भी जागरूक करना है। जितनी हमारे समाज में गलतियां हैं, बुराइयां हैं, इन सब को दूर करना है। इन सब को दूर करने के लिए आप पढ़े लिखे हैं तो आप दूसरों को भी प्रेरित करिए, अच्छी बात बताइए, उन लोगों को अच्छे कर्म करना सिखाइए। आप न खुद गलत करिए न दूसरे को गलत करने दीजिए। यही एक अच्छे मानव का असली धर्म है। धर्म हिंदू मुस्लिम असली धर्म तो है, मान लीजिए हिंदू मुस्लिम जो है वो आपका धर्म है, वो तो आपने जब जन्म लिया तभी से धर्म हो गया, जब जिस कुल खानदान जो भी आपका धर्म में पैदा हो गए वो हो गया। लेकिन मानव का धर्म ये होता है कि एक दूसरे का सहायता करना, एक दूसरे को अपना समझना, एक दूसरे का हर तरह हर संभव उसकी मदद करना और उसके जो भी अच्छी बातें बताना, उसके अच्छे कर्म के लिए उसको प्रेरित करना कि अच्छे काम करो। अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको सही रास्ता देना, गलत रास्ते भटक गया है तो उसको जो भी उसका सही रास्ता है वो दिखाना। ये असली मानव है कि मतलब मानव हो तो मानवता को दिखाना सीखो और अंधेरे घर में रोशनी को जलाना सीखो। मतलब मानव है तो मानवता को दिखाना सीखिए कि मानव अपना मानव है तो मानवता दिखाइए। आप जानवरों की तरह सलूक न करिए और अंधेरे घर में रोशनी को जलाना सीखो। मतलब अगर अंधेरे घर में कहीं रोशनी है तो वहाँ अंधेरा घर है कहीं तो वहाँ रोशनी को आप जलाइए कि वहाँ रोशनी हो जाए, अंधेरा न रहे। तो अगर आप भी पढ़ लिख लेंगे, अगर आप में घर में रोशनी नहीं है, मतलब आपके घर में इनकम कम हो रही है, आप पढ़ लिख लेंगे, बढ़िया नौकरी मिल जाएगी तो आपके घर में रोशनी आ जाएगी, पैसा आ जाएगा। पैसा से तो कितने आप रोशनी खरीद सकते हैं। तो आप पढ़ लिख लीजिए। और सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, पैसा के बाद बहुत कुछ होता है जो आपका नाम भी रहता है, आपका काम भी रहता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि आपका कर्म जाता है ऊपर, कर्म आप किए रहेंगे अच्छा तो आपके जो मर के भी अमर रहेंगे। तो आइए अब हम लोग अपने टॉपिक की बात करते हैं कि आधार के रूप पर संबंध बोधक के भेद। आधार के रूप पर संबंध बोधक कितने भेद होते हैं? तो इनके दो भेद होते हैं। पहला है मूल संबंध बोधक, दूसरा है यौगिक संबंध बोधक। अब बात करते हैं मूल संबंध बोधक की। जो शब्द अन्य शब्दों से योग नहीं बनाते बल्कि अपने मूल रूप में रहते हैं उन्हें मूल संबंध बोधक कहते हैं। जहाँ पर बिना समेत तक आते वहाँ मूल संबंध बोधक होते हैं। ये अब बात करते हैं यौगिक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आदि के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे पर्यंत मतलब परि, धन, अन। आइए अगला बात करते हैं क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। कुछ कालवाचक और स्थानवाचक क्रियाओं का प्रयोग संबंध बोधक के रूप में किया जाता है। जब इनका प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के साथ किया जाता है तब ये संबंध बोधक होते हैं। लेकिन जब इनके द्वारा क्रिया का विशेषता प्रकट की जाती है या प्रकट होती है तब ये क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे अंदर जाओ, दुकान के भीतर जाओ, उसके सामने बैठो, घर के भीतर सुरेश है। तो ये पूरा बात रहा आपका संबंध बोधक के बारे में। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, देख लीजिए और इसका नोट्स भी अगर बनाना चाहे तो बना लीजिए। बहुत ही अहम जानकारी है आपके लिए। और यही कहना है आपके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल आलोका एजुकेशन।